प्लीज। जी नमस्ते। सॉरी बाबूलाल जी, थोड़ा सा देर हो गया हम लोगों को शुरू करने में। तकनीकी दिक्कत थी थोड़ी सी। पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस मीटिंग में, इस संगम टॉक्स के लिए आए हैं आज। और जैसे आप हम सबको मालूम है, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का अवसर है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। और ये, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, जी। आपको जी नमस्कार। नमस्कार, आपको सुनाई दे रहा है हमारी बात है? जी हाँ। ठीक, यही पूछना था। तो आज न केवल गांधी जयंती है, मैं कह रहा था लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। और ये जी दोनों लोग हैं जो भारत के किसानों को और भारत के कृषकों को, भारत के गांव को बड़ी मतलब उत्तम और जरूरी समझते थे हमारे देश को समझने के लिए। और जी जी आज जो स्थिति है 2023 में, हम जो एग्रीकल्चरल म्यूजियम्स, कृषि संबंधित जानकारी नाना प्रकार से संग्रहालय के तौर पे या दूसरी तरीके से, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी परंपरा है, ये आने वाली सदियों में कैसे बरकरार रहेगी और लोग इसके बारे में जानकारी कैसे पाएंगे। तो मैं आज बाबूलाल दहिया जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये न केवल लेखक हैं, और वो कृषक भी हैं। और अपने लेख और लोक इतिहास के जरिए से, जैसे उन्होंने बताया, वो लोग इतिहास के जरिए से मतलब लोक जीवन और कृषि तक पहुंचे। आगे बाबूलाल जी, आप जरा प्लीज। मेरी अवस्था 80 साल है। मेरे समय में जब मैं 4 साल का था तब गांधी जी का निधन हुआ था। पढ़ाई के समय गांधी जी का हमारे बहुत बड़ा प्रभाव था उस समय। हम लोग सूत्र यज्ञ करते थे, 1 घंटा सूत काटते थे मौन व्रत करके। सफाई की बातें होती थी, हर तरह की बातें होती थी। गांधी जी हमेशा गांव को महत्व देते थे। उनका जो गांव स्वराज था, तो उसमें गांव की चीजों को ही था कि गांव में चीजें बने और शहरों में जाएं। इस तरह से उनकी एक तरह की वो थी, विचारधारा थी। इतना प्रभाव है मेरे ऊपर गांधी जी का कि हम लोगों ने कभी सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया। इस तरह का प्रभाव था उस समय हम लोगों के ऊपर गांधी जी का। गोश्त नहीं खाया, शराब नहीं पिया, इस तरह की जिंदगी हम लोगों ने जिया। जहां तक गांधी जी का सवाल है, उनका जो ग्राम स्वराज था तो इसी तरह का था। हमारे गांव में 7 उद्यमी जातियां रहती थी। एक हमारे एक मुहावरे नुमा शब्द था कि सतयुहो जात, अर्थात जिस गांव में 7 उद्यमी जातियां हैं, शिल्पी जातियां, वो आत्मनिर्भर गांव है। वो कौन कौन सी जातियां थी? लौह कर्मी था, लकड़ी शिल्पी था, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, चमड़ा शिल्पी था, और पत्थर शिल्पी था, धातु शिल्पी था, बांस के बर्तन बनाने वाला था, उठले प्योले वगैरह जिसमें अनाज रखते थे वो महिलाएं खुद बना लेती थी। कृषक जो तो नारा, रस्सी, गेरमा वगैरह सब बना लेते थे। लेकिन जब हरित क्रांति आई अपने देश में, ये सब खत्म जैसा हो गया। क्योंकि अगर एक ट्रैक्टर गांव में आता है तो ना सिर्फ 10 जोड़ी बैलों को घर से निकाल देता है, बल्कि अगर एक हल जाता है तो हल के साथ पचासों छोटे मोटे उपकरण चले जाते हैं। तो इस तरह से आज गांव जो है, पहले गांव से शहर संचालित होते थे, आज अब शहर से गांव संचालित होता है। कोई चीज बन के अब शहर से गांव आती थी, पहले गांव से बन के शहर जाती थी। हमारे जो 7 उद्यमी थे यही बनाते थे। गांव एक आत्मनिर्भर इकाई होता था, और जितना जो भी अनाज होता तो सबसे पहले गांव वालों के उपयोग में आता। जो हमारे ये शिल्पी थे, बस विनिमय चलता था। शिल्पी लोग हमें अपनी हमारे खेती की सामग्री देते थे। जैसे लोहार हमको लगभग 40 50 प्रकार के उपकरण देता था। पढ़ाई ऐसे 60 70 प्रकार के उपकरण देता था। चर्म शिल्पी 7 8 प्रकार के देते थे। और पत्थर वो मिट्टी शिल्पी कुम्हार जो है वो हमको 20 25 प्रकार के बर्तन देता था। 20 25 प्रकार के बर्तन हमको 5 शिल्पी देता था। इस तरह से हमारा समाज था।
ये सब वस्तु विनिमय पर चलता था कि किसान उनको अपनी सामग्री देता था, अपना अनाज देता था, वो किसानों को अपनी सामग्री बना के देते थे। इस समय इस तरह का हमारा भारत, और इसी भारत की परिकल्पना गांधी जी की थी। लेकिन अब जो है तो वो भारत नहीं बचा, अब अलग अलग तरह का भारत हो गया है। आज पूरा शहर से संचालित भारत। मान लीजिए कि पहले जो है हमारा गांव का एक, हमारा तो पशुओं तक से एक मोह समझौता था कि जैसे गाय हमको दूध देती है, हम उसको घास खिलाते हैं, हमारे घास से गाय तंदुरुस्त होती है, उसके दूध से हम होते हैं। गाय ने बछड़ा जना, हमने हल में उसको चलाया, हल वो खींचा, हमने हल चलाया। गाय बैल ने गोबर किया, हमने उसकी खाद बनाई, खाद को हमने गाड़ी में भरा, खेत तक बैल खींच के ले गए, खेत में डाला, जो भी उत्पादन हुआ तो अनाज हमारा चुनी चुकरा भूसा चारा बैलों का, गायों का, इस तरह से हमारा एक मुख समझौता था। गाय बैल बूढ़े हो जाएं तो उनको घर से नहीं निकाला जाता था, वो हमसे अपने माता पिता की तरह उनकी हम सेवा करते थे, हमसे वो सेवा लेने के अधिकारी थे जीवन पर्यंत। ऐसा हमारा एक समाज। लेकिन 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो हमारा बहुत सारा, हमारा पूरा बीज, जो हमारे परंपरागत बीज थे वो सब खत्म हो गए। जो हमारे परंपरागत उपकरण थे वो खत्म हो गए। इसलिए अब जरूरी है, जैसे मान लीजिए कोई, हम किसी राजा महाराजा के म्यूजियम में जाते हैं तो उनके ढाल तलवार वहां रखे रहते हैं। आज उनकी तो कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के अच्छे अच्छे अस्त्र बन गए, उनकी क्या उपयोगिता। लेकिन उनकी उपयोगिता ये है जो हमको हमारा इतिहास बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे, ऐसी लड़ाइयां लड़ते थे। इसी तरह जो हमारे परंपरागत उपकरण हैं इनको बचाने की जरूरत है। नहीं, माने ये प्रकृति का नियम है कि आदमी विकास में जितना आगे बढ़ जाता पीछे लौट कर नहीं जाता। लेकिन हमको ये सब रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ये सब समझे कि ये हमारे पूर्वजों के उपकरण हैं, हमारी खेती इस तरह से होती थी। हमारा अगर गांव का कुम्हार 30-35 प्रकार के बर्तन बनाता था तो किसी इंस्टीट्यूट में वो सीखने के लिए नहीं गया, बल्कि वो चाक की परिकल्पना की कि हमारा चाक ऐसा घूमेगा, ऐसा कील में घूमेगा। और बर्तनों की भी परिकल्पना की कि इस तरह का हम बर्तन बना दें तो ये पीने के लिए होगा, इस तरह का बना दें तो दूध माने दुहने के लिए होगा, इस तरह का बना दें तो तेल के लिए होगा, इस तरह बना दें तो अचार रखने के लिए हो। कितनी परिकल्पना किया। हमारे म्यूजियम में हमने लगभग 250 ऐसे उपकरण रख रखे जिनका पूरा इतिहास है, वो अपना इतिहास, हर एक उपकरण अपना इतिहास बता रहा है कि हमारी ये उपयोगिता थी। तो नई पीढ़ी से हम यह अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि आदमी जितना विकास में आगे बढ़ जाता वो पीछे लौट के नहीं आता, हमने देखा है। लेकिन ये है कि कम से कम नई पीढ़ी ये जाने कि हमारी खेती इस तरह की होती थी, इन सब चीजों से होती थी, ऐसे उपकरण लगते थे, इनमें हम खाना खाते थे। हमारे पास तो पत्थर के बर्तन है, पत्थर की कुड़िया कठौते हैं, जिनमें जैसे कोई खटाई वाली चीज है तो कुड़िया में खाते थे लोग। पगजा वगैरह रखा जाता था तो बड़े कूड़े में रखा जाता था, नहीं वो बर्तनों में कसा के खराब हो जाता। तो ये सब है, लेकिन अब वो चलन से बाहर है और एक दूसरे को चलन से बाहर करते गए। जैसे मान लीजिए पहले मिट्टी के बर्तन थे, जब धातु शिल्पियों ने तांबे पीतल के बर्तन बनाने शुरू कर दिए तो लीजिए कुम्हारों के बर्तन सब एक तरफ हो गए। हमको याद है 50-60 मतलब 50 के दशक में 80% लोगों के यहाँ मिट्टी के हड़िया में चावल पकता, तलैया में दाल पकती। लेकिन आज वो खत्म है। जब पहले ताम्रकारों ने, धातु शिल्पियों ने कुम्हारों का रोजगार खत्म किया, अब बाजार में स्टील आ गई तो उनको भी खत्म कर दिया। तो हमारे म्यूजियम में वो भी रखे, क्योंकि वो भी अब चलन से बाहर है। ऐसी हर चीजों को हमने रखा है जो चलन में से बाहर होती जा रही है। तो इस तरह से हमको
नई पीढ़ी को ये बताने के लिए तो कम से कम रखना है कि हमारे इस तरह की खेती के उपकरण थे, ऐसा हमारा हाल था, ऐसा जुआ था, ये सब चीजें। नहीं सुनाई देती। Sir, you're muted. Sir, you're muted. Surajit, you're on mute. सॉरी हाँ जी। जी सॉरी। मतलब आपने अच्छा कहा कि मतलब ये पुराने सामग्री को रखने से हमारे इतिहास का थोड़ा सा झलक मिलता है, पर उसके साथ सिर्फ एक सवाल पूछना है कि क्या आने वाले समय में क्या कृषक जीवन खेती में ये पुराने बीजों से कुछ सिर्फ इतिहास के झलक के अलावा और कोई फायदे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। क्या है कि हमारे जो ये परंपरागत बीज है, हजारों वर्ष से यहाँ की परिस्थिति में रचे बसे हैं। तो ये कंबर समय पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे के वो साथ साथ पक जाते हैं। ये कीट रोधी भी अपने को बना रखा है। हम तो 200 प्रकार की धान उगाते हैं, 18 प्रकार के गेहूं उगाते, कभी कोई कीटनाशक नहीं डालते, क्योंकि प्रकृति ने अगर माने शाकाहारी कीट बनाए हैं तो उसने मांसाहारी भी बना रखा। हमको कोई जरूरत नहीं। अगर हमारे खेत में चूहा 10 बार बिल बना के रहता है तो वहीं सांप भी रहता है, सांप घुस घुस के उसको खा लेता है। लेकिन सांप भी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए नेवला है, नेवला भी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए कुत्ते हैं, वो खा लेते हैं। तो ये प्रकृति का एक जो भोजन श्रृंखला है उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। और निश्चित अनाज के लिए तो लौट के आएंगे, क्योंकि जो ये हमारे परंपरागत अनाज हैं यही ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं, यही क्लाइमेट चेंज रोक सकते हैं। ये जो है तो हमारा पर्यावरण भी संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि माने जो ये परंपरागत हमारे अनाज हैं ये वर्षाधारित के खेती के थे। आज जो अनाज आए हैं वो वर्षाधारित नहीं। उनमें अगर हम 1 किलो धान उगाते हैं पौनी किस्म की तो उसमें 3000 लीटर पानी लगता है। अगर वर्षा का हुआ ठीक है, नहीं हम उगाएं तो 1 किलो धान उगाएं, 3000 अपना गांव का मूल्य पानी बर्बाद करें। गेहूं के लिए अगर हम 1 क्विंटल गेहूं उगा के गांव से बाजार भेजते हैं, ये मौनी किस्म का गेहूं हाइब्रिड किस्म के जो आ गए हैं, तो 1 लाख लीटर पानी लगता है। तो माने हम 1 लाख लीटर गांव का पानी बर्बाद करके उसको बाजार भेज रहे हैं। अब बाद में गांव के लोग प्यासों मरते हैं, लिए अपना बाल्टी डोल इधर उधर घूमते हैं पानी के तलाश। तो ये हमको सोचना पड़ेगा। ये पर्यावरण संरक्षक के सबसे अच्छे अनाज हैं, क्योंकि ये हजारों साल से यहाँ की परिस्थिति में, यहाँ के जलवायु में रचे बसे। तो इसमें तो लोग लौट के आएंगे। जब 70 के दशक में शंकर मक्का आया, 80 के दशक में, तो एक नारा लगता था कि शंकर मक्का उगाइए, कोदो कुटकी हटाइए। तब हम हंसते थे, कोदो कुटकी का शंकर मक्का से तो कोई बैरे नहीं है। कोदो कुटकी अलग जमीन में होते हैं, मक्का अलग जमीन में होता है, लेकिन हंसते थे। आज जब सरकार कह रही है कि कोदो कुटकी अपनाइए, तब भी हंसते हैं कि कोदो कुटकी को तो हम बिसार चुके 30-40 साल पहले। अब उसके लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। एक हमारे यहाँ किसान धान के खेत में कोदो बोया और बढ़िया निराई गुड़ाई करके 15-20 कुंटल उसने कोदो तैयार कर लिया। आज लीजिए उसका कोई बाजार है नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए कोई उपकरण, पहले वो होते थे मिट्टी के चक्रे होते थे जिनमें उसको निकाला जाता था चावल। अब कोई ऐसा यंत्र नहीं है गांव में, न वो महिलाएं हैं न वो यंत्र की अब तकनीक बची है। वो तो सिर्फ हमारे म्यूजियम में लोग देखते हैं कि इससे चावल निकाला जाता। तो अब वो रखा हुआ, कोई खरीदने वाला नहीं। ये भी स्थितियां आती इन मोटे अनाजों में। मोटे अनाज उगाना जरूरी है, किसानों को खाना भी जरूरी है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि माने वो बाजार भी उसको मिलेगा, क्योंकि इतना सस्ता अनाज हो गया है
वो भले वो जैविक अनाज उगाए लेकिन उसको लाभ कुछ नहीं मिल रहा ना किसानों को। उदाहरण के लिए हम 70 के दशक का हिसाब लगाते हैं, जब हरित क्रांति आई तो 70 के दशक में अंतरराष्ट्रीय बाजार को सोना नियंत्रित करता, क्योंकि 1962 में चीन में ने तब हमको हथियार दिए, जब हमने उसको सोना दिया, हमारे पैसे को उसने कुछ नहीं माना। तो उस समय 70 के दशक में सोने का मूल्य था लगभग 200 रुपए तोला। 11 ग्राम सोना 200 रुपए मिलता था। जो तृतीय श्रेणी का गांव का कर्मचारी होता था वो भी लगभग 200 रुपए वेतन पाता था। माने एक तोला सोना पहले पाता था, आज अगर 50-60 हजार पाता तो आज भी एक तोला सोना पाता। लेकिन किसान का कितना घट गया। हमारे बड़े भैया ने भतीजे की शादी किया, कुछ सोना खरीदा बहू के जेवर के लिए, तो उन्हें अपना 2 क्विंटल चावल बेच दिया तो एक तोला सोना आ गया। आज अगर हमें एक तोला सोना 10 ग्राम सोना ही लेना चाहें तो हमको अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। तो किसान का कितना घट गया, 10 गुना घट गया। माने 70 के दशक के 1 रुपए की क्रय शक्ति 10 पैसे बराबर रह गई। हरित क्रांति आई थी तो उत्पादन बढ़ा तो तिगुना लगा लीजिए, 30 पैसे हो गई, फिर भी हम 70 पैसे घाटे में। तो हम कितना भी जैविक अनाज उगाएं लेकिन अब उसका भी हम वो मूल्य नहीं पा सकते। जितना हम मेहनत करेंगे, जितना किसान मेहनत करेगा वो मूल्य नहीं पाएगा। इसीलिए गांव को छोड़ के सब लोग चले गए। हमारे जितने, जैसे हमारे यहाँ लोहार बढ़ाई थे जो वर्गा करते थे, 10 घर किसानों के अगर वो वर्गा कर लें, वर्गा कहलाता था, जो उनका एक संविदा हो जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था कि हम हल जुए बख्तर बनाएंगे और किसान हमको इतना अनाज देगा। तो जो 10 घर में वो अनाज पाता था उसकी क्रय शक्ति 70-80 रुपए के बराबर होती थी। आज अगर उतने अनाज में करेगा तो वो 3,000 की होगी, तो काहे को करेगा, तो लोहार बढ़ाई के लड़के शहर चले गए। हमारा जो गांव का मजदूर था वो अगर 2 किलो पाता था, 2 सेर पाता था, तो उसकी क्रय शक्ति पहले 250 रुपए बराबर था, आज वो सिर्फ 30 रुपए बराबर होगी, तो काहे को करेगा कि गांव छोड़ के चला गया। किसान, सपोज करिए किसी किसान के 2 बेटे हैं, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट, एक को तृतीय श्रेणी की नौकरी मिल गई तो 50,000 रुपए उठाने लगा हर महीना, दूसरे बेटे को नहीं मिली, खेती करने लगा। तो अगर वो 100 कुंटल उत्पादन लेना चाहता है तो पहले बाजार में 1 लाख रुपए मिलेगा बाजार में, तब उसको उत्पादन कितना होगा, 100 कुंटल होगा, बिकेगा कितना, वो 1.5 लाख का बिकेगा। लेकिन उसको मिलेगा कितना, 1 लाख तो उसका हो गया, वो मिलेगा 50,000 मिलेगा। तो 50,000 उसको 6 महीने में मिलेगा और दूसरा उसका भाई 50,000 हर महीने उठा रहा, तो क्यों खेती करेगा, क्यों 1 लाख रुपया जोखिम में डालेगा। तो वो भी शहर चला जाता है, किसी बनिए कि यहाँ नौकरी कर लेता है, 10,000 भी उसको मिले हर महीना, तो बिना लागत कुछ लगाए, बिना जोखिम उठाए उसको मिल जाते हैं 50,000। यहाँ तो 1 लाख का वो पहले जोखिम उठाता है, क्योंकि सूखा भी पड़ सकता है ना। तो इस तरह से न तो किसान बचे, न हमारे गांव के शिल्पी बचे, न मजदूर के लड़के बचे, सब शहर में जाते हैं, शहर के चौराहे में खड़े होते हैं। फिर कोई सेठ आता है और उस तरह का उनको, जो मोटे तगड़े हो उनको तो ले जाता काम में, जो दुबले पतले हैं बेचारे साइकिलिंग करके फिर घर लौट आते। ये स्थिति है। जबकि हमारे खेतों में चाहे बूढ़ा जाए, बूढ़ी औरत जाए, नवयुवक जाए, कोई जाए, सबको बराबर मजदूरी मिलती थी, किसी को खेत से नहीं लौटाया जाता। ये हमारी खेती थी। ये आपने मतलब जो सवाल उठाए हैं ना, ये तो एक तरीके से न सिर्फ किसान और गांव की तो मतलब केंद्रित कहानी नहीं है, ये कहानी तो एक प्रक्रिया की है जो हाँ, किसानी को एक कम दाम वाली और किसानी को एक घाटे की तरफ पहुंचा रही है। तो इस स्थिति में फिर जब आप, क्योंकि आप एक मतलब म्यूजियम टाइप चलाते हैं जो आजकल काफी प्रख्यात हो गया, बहुत सारे लोग उसको देखने आने लगे हैं, हम्म। जब लोग उस चीज को आके देखते हैं तो क्या इन विषयों पे जो आपने अभी बात की कि किसानी एक घाटा है, इसके ऊपर बात चलती है क्या, उनके तरफ से आती है क्या? बात चलती है, बिल्कुल चलती है सर। लेकिन समस्या वही है, पहले की खेती जो होती थी तो
पेट की खेती थी, समूचे गांव के पेट की खेती। उसमें किसान भी था, अकेले किसान का परिवार किसान पर नहीं, जो हमारे कृषि श्रमिक थे, जो हमारे शिल्पी थे, सबके पेट की खेती। जो बचता था वो बाजार जाता था। हमारा जैसे बताया ना कि गाय बैलों तक से समझौता था, ऐसे सबसे समझौते थे, जो बच्चा बाहर जाता। आज की जो खेती है तो वो सेठ की खेती हो गई है, पूरी तरह से बाजार से संचालित खेती। इसलिए क्या होता है, क्योंकि 7-8 सेठ ऐसे हैं जब पूरा पूरा वो ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेठ हो गया, सबसे पहले वो बीज खरीदेगा, तो मोनोसेंटो वाला सेठ हो गया जो उसको ये एजेंट बैठा है। बाद में उसने खाद खरीदा तो खाद वाला सेठ ले गया, दो हो गए। कीटनाशक खरीदेगा तो वो हो जाएगा, नींदानाशक खरीदेगा, 4 सेठ हो गए। और वो जुताई करवाएगा, ट्रैक्टर होगा तो तेल भरवाएगा, नहीं किराए से लेगा, 5 सेठ हो गए। छठवां हार्वेस्टिंग में सिंचाई वाला होगा, 7वां हार्वेस्टिंग वाला होगा। उसके बाद वो ले जाएगा मंडी, तो 8वां हो गया, तो 8 सेठ ये सब ले जाते हैं। उसका खेत खूब हरा भरा दिखता है, लेकिन मिलता उसको कुछ नहीं है। 8 सेठ सब ले गए, उसको इतना ही मिलता है, जैसे कोई भैंस है डेयरी की तो 10 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके बच्चे को कितना मिलता है, आधा या 1 लीटर। ऐसे किसान को कुछ नहीं बचता। तो हमारा जो म्यूजियम देखने आते हैं वो लोग सब महसूस करते हैं, ये कहते हैं। अब तो बीज लेने, जैसे हम पूरे देशवासियों को फ्री में बीज देते हैं, 200 प्रकार की धान उगाते हैं, 18 प्रकार की हूँ, इतने लोग आते हैं, सबको हम फ्री में देते हैं। घर में चाय भी पिलाते हैं, आते हैं, और उनको बीज भी देते हैं फ्री में। अगर कोई बाहर गया तो भोजन भी कराते हैं, क्योंकि हमारी वो गांव की संस्कृति है। वो लोग महसूस करते हैं, इसीलिए अब बीज ले जाने लगे हैं। अब कहते हैं हम कि भैया कम से कम अपने खाने के लिए जैविक उगाओ, देसी उगाओ, क्योंकि देसी में आपको रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कीटनाशक नींदानाशक नहीं डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई ये बौनी जैसे जो हमारे परंपरागत अनाज है, अगर उसमें कोई रासायनिक खाद डाल दे वो गिर जाएगा, तो लाभ के बजाय और हानि हो जाएगी, तो वो डालेगा ही नहीं। वो स्वाभाविक जो हमारे परंपरागत अनाज है वो स्वाभाविक जैविक है, क्योंकि वो उन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते जो उसको विषैला बनाती। तो इसलिए लोग ये महसूस करने लगे हैं, बहुत से लोग बोने लगे हैं, और तमाम लोग ले जाते हैं। जो चर्चा होती है तो हम म्यूजियम भी दिखाते हैं, अपना बीज बैंक भी दिखाते हैं, चर्चा भी करते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये कि क्योंकि आप ये म्यूजियम तो आपके कितने साल से चल रही है अभी, कितने साल हो गया इसके बनाने में? ये सुनाई नहीं पड़ता। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी जो म्यूजियम है, आपकी जो कलेक्शन है, कितने सालों से चल रही नहीं है? नहीं सुनाई देता। ये सर इसी जनवरी में इसका ओपनिंग हुई है, 15 जनवरी की। हाँ, ये 15 15 ओपनिंग हुई है। और ये गिरान और अभी वाला और इसमें मतलब नाना प्रकार के लोग आते हैं, तो ये कहाँ स्कूल कॉलेज से आते हैं या बहुत दूर से आते हैं, हाँ, तो स्कूल किस लिए कॉलेज के आते हैं? छात्र आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, और किसान भी आते हैं, और हम लोग आते हैं। हेलो, ये ये आखिरी आपने जो कहा था वो ठीक से सुनाई नहीं देता, एक बार फिर से कहेंगे? हाँ, किसान भी आते हैं, सब आते हैं। तो उनमें से मतलब वो किस तरह, इसको देख के किस तरह के सवालें उठती हैं, इसके बारे में जरा बताएंगे? अब देखिए, हमने कहा ना, जैसे कहीं सिंचाई का साधन हो गया तो खेती बदल जाती है। कहीं अगर एक ट्रैक्टर आज गांव में, जब ट्रैक्टर अगर नई पद्धति आ जाती है तो वो ओल्ड पद्धति अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रकृति का नियम, कोई विकसित प्रणाली आ गई तो ओल्ड प्रणाली खत्म हो गई। तो वो महसूस तो करते हैं, सोचते हैं, लेकिन अब वो उस तरह का काम बहुत कम लोग करते हैं। तो एक सवाल जो और आपसे पूछना है कि आप भी चाहते हैं कि ये जो कलेक्शन है आपकी, इसकी और मतलब एक तरीके से लंबे समय के लिए चले और लोग आके इसको देखें। हाँ, ये तो हम चाहते हैं। अब हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम तो तो मेरा एक सब एक तो मेरा साहित्य सवाल फिर बनता है कि किताबें आप लिख के हमने जो है ये हमने बनवाया है। अब हमारे पास इतना साधन नहीं है
2 एकड़ में हम जो है तो परंपरागत अनाजों को उगाते हैं, बाकी तो खाने पीने के लिए हो गया और पूरे देशवासियों को देते हैं, जबकि हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, सब अपने से कर रहे हैं। तो म्यूजियम भी हम और बढ़ाना चाहते हैं, अभी बहुत सारी सामग्री उसमें नहीं आई है, जैसे कोई चलन से बाहर जो हो गई, अब कोई उनको बनाने वाला, जैसे मान लीजिए पालकी चलती थी, अब पालकी बनाने वाला कोई नहीं बचा, कोल्हू बनाते थे, तेल पेरते थे, वो भी नहीं बचा। तो हम इनको भी बनवाना चाहते हैं। और तो इसमें क्या करेंगे, जो बूढ़ा आदमी कोई है, कोई मिस्त्री, तो उसको बैठाएंगे, वो नवयुवकों को बताता जाएगा, अब नवयुवक बनाते जाएंगे, इस तरह से करना है। लेकिन अब इतना संसाधन है नहीं हमारे पास इतना। वो तो सही है, पर बिना मतलब बिना संसाधन के भी आपने काफी बढ़िया कलेक्शन बनाया है। जो हमारे दोस्त लोग गए हैं, जिन्होंने उसे देखा है, वो तो ये कहते हैं उसके बारे में। अब तो हमारा अनुरोध है सर कि एक बार पधारिए, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए यहाँ। हम लोग बिल्कुल आएंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी आपका बेटा सुरेश आ तो रहा है हमारे कॉन्फ्रेंस में अभी 2 एक हफ्ते में। उसके हाँ, बाद हम लोग बिल्कुल आएंगे आपको आपको मिलने और आपकी उसके कलेक्शन को देखने। पर मेरे को एक सवाल था, जो आपकी अपनी जो इतिहास है, आप मतलब लोक इतिहास से ये लोक सामग्री तक पहुंचे हो, कृषक सामग्री, उसके बारे में जरा बताएंगे कि मतलब जब लोक इतिहास में आपकी जो रुचि थी, वो क्यों और किन चीजों ने आपको पकड़ा और आपको इस तरफ ले आया। देखिए, हमने हम म्यूजियम जब हमने देखा राजा महाराजाओं के, तो वहाँ ढाल तलवार भाला वर्षी उनकी सब चीजें रखी थी। तो हमने महसूस किया कि अब इनकी क्या आवश्यकता है, इनका तो समय समाप्त हो गया, नए नए आयुध बन गए हमारे पास, लेकिन उनकी उपयोगिता है। वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे, इनसे ढाल तलवारों से लड़ते थे। तो हमने महसूस किया कि हमको भी अपने पूर्वजों के इन सामग्रियों को रखने की जरूरत है। तो इसलिए हमने इस तरह का किया, वो रखा। इसी तरह जो हमने अनाज कलेक्ट किए, परंपरागत अनाज, तो इसलिए क्या है कि हम लोक साहित्य में काम करते थे। यहाँ के मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं आदि आदि। तो हमने देखा कि अधिकांश कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं ये परंपरागत अनाजों पर है। तो हम वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे थे कि वो हमारा लोक साहित्य समाप्त हो रहा था, तो उसकी उसका माने लिस्टिंग करना जरूरी था, प्रलेखीकरण करना जरूरी था, तो इसलिए कर रहे थे। तो हमने की सोचा कि हमारे अनाज भी तो जा रहे हैं, तो इनका भी प्रलेखीकरण करना जरूरी। तो हम जहां भी अब जाते, खासकर हम 4 जिलों में काम करते थे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, ये बघेली वाला क्षेत्र था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की 4 बोलियां हैं, उनमें एक बघेली है, उस पर कर रहे थे। तो उस पर हम करने लगे। तो हमने कहा जो हम उसमें जो कहावतें थी अनाजों पर थी, तो हमने कहा कि इन अनाजों को बचाना जरूरी है। तो हम उनको जाते कहीं, अब उनसे अगर बीज मिलता तो ले आते, छोटे छोटे भूखंडों में उगाते। फिर हमने मध्य प्रदेश के 40 जिलों की बीज बचाओ यात्रा किया। तो फिर जितना बीज परंपरागत हमको मिला, सब ले आए, उसको अपने खेतों में उगाते। ये हमारा एक शौक है, कोई हमको इससे लाभ नहीं है, एक ये हमारा शौक है। जैसे लोग कोई डाक टिकट एकत्र करते हैं, कोई सिक्के करते हैं, इस तरह का हमारा शौक है, तो हम करते हैं उसको। और जब तक जिएंगे तो करते रहेंगे। हाँ, आगे पता नहीं है लोग कर पाते हैं क्या कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए पूंजी की जरूरत होती है। जब 200 प्रकार की धान उगाते हैं, 18 प्रकार के गेहूँ उगाते हैं, तो उसमें बड़ा परिश्रम करना, अलग अलग उनको बोना, अलग अलग काटना, मीजना, अलग अलग रखना, बहुत सारा पैसा भी लगता है, बहुत सारा दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन कर रहे हैं। तो एक सवाल इससे जो सामने आता है वो कि मतलब आपने लोक इतिहास और लोक जानकारी से आपके रास्ता, मतलब आपकी ये जो एक इकट्ठा करने का, सामग्री इकट्ठे करने की जो आपकी यात्रा है वो शुरू हुई। पर मेरे को ये पूछना था कि कहावतें, और आपने बहुत कहावतों के बारे में बहुत लिखा है और उनको बहुत संकलन भी किया है। जी। इन कहावतों से लोक संस्कृति और एक लोक समझ के बारे में कैसे आपको जो, क्योंकि लोग एक तरीके से लोक कहावतें और मुहावरों को पुरानी मानते हैं, पर उसमें एक जानकारी भी, एक समझ भी, एक
समझ बूझ है पूरा, उसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? जी, नहीं, लोग तो बहुत पसंद, हम तो फेसबुक में लिखते हैं, रोज लिखते हैं फेसबुक में, तो वो लोग काफी पसंद करते हैं, बहुत से लोग उसको पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि हमारा कितना बड़ा लोक साहित्य था जो माने बिखरा हुआ है। मतलब एक तो देखिए, मतलब एक जो लोगों की जो पसंद है, वो एक तो इसलिए है क्योंकि सभी को इच्छा रहती है कि हमारी भी मतलब एक तरीके से पहचान बनती है अपने पुराने पूर्वज को समझ के। पर सिर्फ पहचान के अलावा उस जानकारी से और भी कुछ है जो आज के समय में काम आ सकता है क्या? आपने तो देखिए, काफी हमारे उपकरणों को बहुत सारे लोग तो हमको दान देते हैं, जैसे उनके पास कुछ चीजें पड़ी हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर कच्चा मकान है तो सब चीज तो रहती है, अब कच्चे से जहाँ पक्का बना तो बहुत सारी चीजें निकाल के बाहर कर दी जाती, तो बहुत से लोग हमको तमाम उपकरण देते हैं, हमारे दान भी करते हैं हमको, और हम उनकी फोटो लगाते हैं उसमें, अब वो उपकरण रखते हैं, ऐसा भी है। तो लोग पसंद तो करते हैं हमारे काम को, और ये महसूस करते हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए तमाम यहाँ के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, भोपाल, हर जगह के छात्र भी आते हैं, प्रोफेसर भी आते हैं, किसान भी आते हैं, और जगह जगह हमारा सम्मान होता है। हम तो अब कभी कहीं जा भी नहीं पाते, कल भाई हमारे बेटे वहां से लौटे भोपाल से, वहाँ हमारा सम्मान था, लेकिन हम नहीं जा पाए, वो गए थे तो फिर उनको दिया। अब जाने लायक अपन बचे नहीं, 80 साल के हो गए। जी, खैर वो आप नहीं आ रहे, पर इसका यही मतलब हुआ कि हम लोगों को पहुंचना चाहिए आपके पास। ये बिल्कुल एक हम खुशकिस्मती होगी कि आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, और आपकी ये पूरी कलेक्शन को भी हम देख लेंगे। हमारा निवेदन है सर कि आप पधारिए हमारे यहाँ, देखिए, हमको मार्गदर्शन दीजिए। हम ये सिर्फ मार्गदर्शन तो अवलोकन के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि मार्गदर्शन के लिए बुला रहे हैं कि हमको मार्गदर्शन दीजिए कि और हम क्या कर दें कि और बढ़िया हो जाए। ओ, तो मैं फिर अभी बाकी लोग जो हैं हमारे इस मीटिंग में, उनसे भी जरा पूछता हूँ कि अगर और कोई बाबूलाल जी से कुछ अगर सवाल या कोई आपके दिमाग में आए तो कोई इन पूछ सकते हैं प्लीज। आप चाहे तो चैट विंडो पे लिख दें, या तो फिर मैं पूछ लूंगा। एनी क्वेश्चन, एनीबडी, कोई सवाल पूछना चाहता? हम में से शायद कोई एक दो लोग हैं, दीक्षा, रितु ने आपको मिले थे कुछ 1-2 महीने पहले, वो गए थे आपसे मिलने। जी हाँ। कुछ सवाल है? जी जी जी। नमस्ते बाबूलाल भैया जी। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है, हो गया, बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी वैसे होता है। एनी क्वेश्चंस आफ्टर दैट, मतलब आपके दिमाग में एनी क्वेश्चंस दैट हैव कम सिंस यू कम बैक? क्या बताएं, सुनाई नहीं देता था। हेलो, एक तो सवाल पूछा है। बाबूलाल भैया जी नमस्ते, मैं ऋतु बोल रही हूँ। जब हम आपके पास आए थे तो आपने बहुत अच्छी हमें बताई थी लोकोक्तियां, मुहावरे, आपके फोकलोर, बघेली फोकलोर, जिनसे आपको बहुत अच्छा, जिनसे आपको प्रेरणा मिली, ये परंपरागत किस्मों के अन्न, धान और अलग अलग फसलों को उगाने के लिए, या इसके बारे में और जानने के लिए, इन बीजों को इकट्ठा करने के लिए आपने हमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए थे। तो मेरी आपसे विनती है कि क्योंकि अभी अब हमारा ऑडियंस थोड़ा बड़ा है, तो आप कुछ वो सारी बातें भी बताएं जो बहुत अच्छी लगी थी हमें तब भी सुनने में। अब क्या बताएं, अब ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं बोलते बोलते। प्राय रोज ही आते रहते हैं, मीडिया वाले कभी आए, कभी नाटक बनाने वाले आए, फिल्म बनाने वाले आए, तो हो गया बताना पड़ता, लेकिन अब हम अब ये सब सुरेश करते हैं, हम बहुत कम कर पाते हैं।
वैसे मुहावरे लोकोक्तियों पर तो हम काम कर ही रहे हैं। मुहावरे मैं लोकोक्ति पर आज भी हम काम कर रहे हैं। और लगभग बघेली के मुहावरे हमने लगभग 26-2700 कलेक्ट किए हैं, वो लोकोक्तियां किए हैं। 5000 मुहावरे किए हैं, पहेलियां किए हैं करीब 6-7। तो इस तरह से बघेली का जितना लोक साहित्य बिखरा हुआ था उसको हम समेटा है और समेटने का काम करते जा रहे हैं। बाबूलाल जी, आपका जो फेसबुक है उसमें मैं देखता हूँ कि हर रोज मतलब आप मुहावरे या पुराने लोग कहावतें कुछ तो लगाते हैं उसमें। आपकी ये जो म्यूजियम है ये फेसबुक में तो काफी मतलब काफी लोग इस पे टिप्पणी भी देते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। क्या इसको देख के और कोई है जिन्होंने आपसे मदद मांगी है अपनी म्यूजियम शुरू करने के लिए? इनमें में बहुत से लोग पीएचडी करने आते हैं, कई लोग ले गए, सबको हम दे देते हैं जो भी आते हैं। माने बघेली लोक साहित्य में जितनी पीएचडी हमारे द्वारा हुई, हमारे साहित्य से हुई, बाकी किसी के नहीं हुई उतनी। दूर दूर के छात्र आते हैं, भोपाल से आते हैं, यहाँ के भी रीवा यूनिवर्सिटी के आते हैं, हर जगह के आते हैं, देते हैं। ग्रामोदय चित्रकूट के भी आते हैं। खजुराहो में एक हमारा म्यूजियम बन रहा है, ऐसा जैसे हमने यहाँ बनाया है, ऐसे जनजाति संग्रहालय बोली विकास एकेडमी भोपाल बनवा रहा है खजुराहो में। तो वो बघेली बखरी के नाम से बनेगा। बघेल ये हमारे क्षेत्र में जिस तरह के मकान बनते थे परंपरागत, उस तरह का एक मकान बनेगा और उसमें बहुत से ये सब सारे उपकरण जितने हमारे यहाँ हैं वो सब वहाँ रखे जाएंगे और जो देश विदेश के पर्यटक आएंगे उनको देखेंगे। तो इस तरह का उनकी एक योजना है, उन्होंने शुरू भी कर दिया है। वो हमारे नवधारणा पर पूरी तरह से बन रहा है। तो मेरे को तो ये सब सुन के ऐसे लग रहा है कि मतलब आपके चाहने के, आप शायद चाहते भी हो, पर लोग इस आपकी जो ये पूरी कलेक्शन है, एक पूरी संग्रह है, ये एक जानकारी का एक भंडार है और लोग इसको पहचान गए हैं इस रूप से। भले वो पीएचडी करने वाले हो या दूसरी कोई कलेक्शन कहीं बनाने वाले हो, वो इसको देखने आते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने जो लोग कहावतें और जो मुहावरों की जो संकलन बनाते हैं, ये कब से आपकी रुचि हुई? कब, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कब से आप कर रहे हैं इस काम को? देखिए, जो हम मुहावरे लोकोक्तियों का काम कर रहे हैं वो तो करीब 20 साल से कर रहे हैं, ये माने लोक साहित्य पर जो कर रहे हैं। लेकिन ये उपकरण वाला तो अभी 2-3 साल से कर रहे हैं। अनाज जो हमने बचाया तो लगभग 15 साल हो गए उसको बचाए। हर साल छोटे छोटे भूखंडों में उगाते हैं और सबको बांटते हैं जो आते हैं। तो मतलब एक तरीके से जो आपने पढ़ा और सुना, उससे आपकी रुचि बढ़ी और फिर आपने आसपास देखा कि उसमें इतने इतने तरह के खाद्य पदार्थ, अनाज की वर्णन है, तो आप उसको ढूंढने निकले। और उसके बाद फिर आपको लगा कि अनाज तो सिर्फ अनाज नहीं है, उसके साथ एक पूरी दुनिया है जिसमें औजार है, घर है, बनाने मतलब भंडार है, नाना प्रकार की जानकारियां हैं। तो उसको इकट्ठा करने के लिए आपने ये म्यूजियम बनाई। जी हाँ, एक के बाद एक आता है। जैसे हम लोक साहित्य में काम किए तो सबसे पहले लोक साहित्य हमने समेटा जो बिखरा हुआ था। उससे हमको ये ज्ञान हुआ कि हमको परंपरागत अनाज भी बचाना चाहिए, तो वो बचाने लगे। फिर हमको ये ज्ञान हुआ कि हमारे जो उपकरण हैं खेती किसानी के उनको भी बचाना चाहिए, उनको भी रखना चाहिए। इस तरह एक के बाद एक आता गया। एनीबडी एल्स फॉर क्वेश्चंस? नहीं तो मेरे को फिर एक जो हमने शुरुआत की थी बात ग्राम स्वराज की, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और वो बात फिर से मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, आज के तारीख में ग्राम स्वराज, आज के तारीख में, आज के माहौल में क्या ग्राम स्वराज पाना मुमकिन है या नामुमकिन है? देखिए, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक अस्त्र के रूप में था, क्योंकि वो चरखा चला के
वो जो छोटी छोटी मिलें, कपड़े की मिल थी, तेल की मिल थी, छोटे छोटे उद्योग चालू हो गए थे, उनको उनसे लोहा लेने के लिए उनने ग्राम स्वराज चलाया था। उस समय तो एक अस्त्र के रूप में था। और आज जो गांधी जी को पूरी दुनिया मानती है, तो उसी के आधार पर मानती है उस समय को लेके। परंतु उनका अनुकरण आज कोई नहीं करता। सिर्फ जो चीज पूजा की चीज होती है उसको लोग अनुकरण नहीं करते। गांधी जी को भगवान जैसा मान लिए कि उन्होंने जो किया अलौकिक काम किया, अब हम तो सिर्फ वो पूजा की चीज रह जाती है, व्यवहार की चीज नहीं रह जाती। समस्या ये आती है, ये समस्या है। तो आज आज वो उपयोग में नहीं है गांधी जी, सिर्फ पूजा में बचा है। हम्म। और anybody else for questions? नहीं तो हम ये गांधी जी का सफाई अभियान उस समय, हम्म, वो रोगों से लड़ने के लिए, उस समय जो चिकित्सा सुविधा नहीं थी, वो सफाई अभियान, साफ सफाई से बीमारियां ना आए, इस तरह का था। आज जो हमारा सफाई का अभियान है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए है। आज हमारे शौचालय सेपरेट हैं, कोई उस तरह का नहीं। गांधी जी के समय में तो एक डिब्बा रखा जाता था उनके आश्रम में, सब लोग बारी बारी से शौचालय साफ करते थे, उसको उठा के ले जाते, दूर फेंकते। गांधी जी भी उसमें शामिल होते, वो भी अलग नहीं थे उससे। तो इस तरह से क्या था कि वो अलग तरह का था साफ सफाई। आज की साफ सफाई में हमारे पास दो तरह का कचरा है। एक कचरा है माने गलनशील कचरा, और दूसरा अगलनशील कचरा। तो सबसे खतरनाक तो ये जो अगलनशील कचरा आ गया है, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब चीजें, ये सबसे घातक हैं आज। तो आज हमको इनसे निपटाने की जरूरत है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यावरण का नुकसान इसी से है, तो आज हमको इस तरह के कचरे पर ज्यादा ध्यान देना। तो सिर्फ झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा कि कोई देश का प्रमुख झाड़ू लगा दे तो सब लोग झाड़ू लगाने लगे। तो एक वैचारिक क्रांति लाना होगा, उसके लिए लोगों को समझाना होगा कि ये कितना घातक है। ये हमारे पानी को चोक कर देता है, हमारे खेती को नुकसान करता, खेत में पड़ जाता है, जानवर उसमें खा लेते हैं। लोग रोटियां सामान रख दिए पॉलीथीन के बैग में, जानवर खाया, उसके पेट में इतना बड़ा वो हो जाता, पिंड हो जाता, बाद में वो सांस रुक गई, मर जाता है। बहुत सारी उससे नुकसान है। तो इसलिए क्या है कि हमको ये सब बताना होगा कि ये क्यों जरूरी, अगलनशील कचरे को निपटाना क्यों जरूरी, इस तरह का है। परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यवस्था भी बदलना चाहिए। विजय जी आपने हाथ उठाया, आपका कोई सवाल है? जी थैंक यू सुरजीत। बाबूलाल जी, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अभी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है कि समझना, जो मूल्य हैं उनको समझना। और आपने अपने लेवल पे एक संग्रहालय बना के, एक म्यूजियम बना के, बहुत सालों से पुरानी पद्धतियों का और पुरानी इंस्ट्रूमेंट्स का सबका एक संकलन किया है। आपका क्या सोच है कि इस तरह के म्यूजियम को, इस तरह के म्यूजियम को जो जनता देखेगी, जो जनता देखे, म्यूट हो गया आपका विजय जी। हाँ, ये हमारा बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने पूर्वजों की चीजों को देखें कि किस परिस्थिति में हमारा जो कोई भी है, लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चंद, जितने हमारे उद्यमी थे, वो अपना ये कला सीखने के लिए, हमारे जितने लोग विद्याधर थे, ये कला सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। उनने खुद परिकल्पना, अपने यंत्र को परिकल्पना की और उपकरण की भी परिकल्पना की। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब अपढ़ लोग थे, लेकिन पूरी विकास की धुरी इन्हीं के हाथ में थी। पूरा विकास की धुरी इन्हीं के हाथ से संचालित होती थी गांव की, जबकि वो बेचारे सब अपढ़ थे, निरक्षर थे। जो हमारा ये समुदाय है, भारतीय समुदाय, कभी उनको महत्व नहीं दिया। हम हर समय उनको निग्लेक्ट किया गया, उनको अपमानित किया गया। उनने जो भी सीखा, जो भी किया, अपने से किया। ये भी हमको सोचने की जरूरत है। पूरे विकास की धुरी उनके हाथ में थी, देखिए उस समय का देखा जाए तो धन्यवाद। ये प्रणाम बहुत करते
उनकी चीजों को देखते हैं, उनकी परिकल्पना को देखते हैं कि किस तरह से किया, कि अगर उनने कुम्हार ने अगर बर्तन बनाए तो वो कितने प्रकार के बर्तन बनाए, कि जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया, दूध घी रखने के लिए बनाया, मट्ठा रखने के लिए बनाया, दीपक जलाने के लिए, कितने 30-35 प्रकार के बर्तनों की परिकल्पना की, अपने चाक की परिकल्पना की, और कहीं सीखने नहीं किया। अगर तेली ने कोल्हू बनाया, वो कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं गया, उसने परिकल्पना किया कि इस तरह से उसका वो निचला भाग हो, फिर ऐसा उसका लाठ लगाई जाए, ऐसे छिद्र हो जिससे तेल गिरे, कितनी बड़ी परिकल्पना उसने की। तो हम उस पर भी देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वो लोग विद्याधरों को जिनने इस तरह का बनाया। तो मेरा एक फिर इस चीज को सुनकर और विजय भाई के सवाल को सुनकर लगता है कि क्या इस तरह के जो संग्रह आप बनाते हैं, इन तरह के औजार, बीज, कहावतें, इन सबको इकट्ठा करते हैं, इससे क्या आज की पीढ़ी की भी कल्पना शक्ति, परिकल्पना की मतलब विकास की डोरी सिर्फ शहर केंद्रित ना होके कहीं और भी हो सकती है, ये बात सामने आ सकती है क्या? अब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके रास्ते सबके अलग हैं। आज वो दूसरी तरह का सोचते हैं। भले दूसरी तरह के सोचते हैं, पर अगर आपको आप कॉलेज के प्राध्यापक आते हैं, छात्र आते हैं, तो हमसे तमाम प्रश्न पूछते हैं तरह तरह के। अब वो उसको कितना क्रियान्वयन करेंगे अपने जीवन में, हम नहीं जान सकते। लेकिन रुचिकर तो है, उनको रुचि रहती, आते हैं, सब पूछते हैं, घंटों हमसे परिचर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो फिर एक सवाल होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसे घटना आपको सामने आता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मेरे बातों से और इसको देख के और जो एक अलग टाइप की परिकल्पना इनके बातों से और इनके काम से दिख रहा है मेरे को। अब आज तो यांत्रिक युग है, तो हम क्या कहें कि क्या करेंगे वो, क्योंकि हमने निवेदन किया ना कि आदमी विकास के रास्ते में जितना आगे बढ़ गया, वो पीछे लौट के नहीं गया। हम उनको बताते हैं कि देखो, जितने भी जो भी बनाए, जो भी बीज संग्रह किया, जो भी पशुओं को निकाला, वो हमारे कृषक पूर्वजों ने ही निकाला। उनने पहाड़ से लाए, और जिनको वो जंगलों से लाए, जिनको उनने अपने खेती के लायक नहीं समझा, वो आज भी जंगल में विचरण करते हैं। कितना बड़ा उनका योगदान। क्योंकि कोई भी जानवर है, जैसे अनाज है, कोई जानवर जैसे पालतू, उनकी एक परिभाषा है पालतू होने की, कि अगर वो हमारा दिया भोजन करके प्रजनन करने लगे, वंश परिवर्धन करने लगे, तो वो पालतू है। अगर वो प्रजनन नहीं करता तो वो पालतू नहीं है, वो तो कैदी है। जैसे तोता है, पिंजरे में बंद है, जो हम पढ़ा देते सिखा देते वो बोलने लगता है, पर वो हमारा वो पालतू थोड़ी, वो तो कैदी है, पिंजरा खुला उड़ जाएगा। गौरैया हमारे आंगन का दाना चुगती है, लेकिन एक दूरी बना के, हमारी पालतू नहीं है, वो एक रहती हमारे आस पास है, पर वो पालतू नहीं, एक दूरी बना के रहती। लेकिन देखिए, मुर्गी, मुर्गे, बकरे पालतू लोग काटते रहते हैं उनको, फिर भी कहीं नहीं जाते। वो गाय बैलों को घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी बेचारे गांव में आ जाते हैं, तो वो पालतू हैं। तो हमारे पूर्वजों का कितना बड़ा योगदान था, चाहे वो बीज हो, चाहे पशु हो, तो उनने उनको जंगल से निकाला, उनको सिखाया, सब किया, और आज हमारे वो काम में है। तो बाप दादों के, बाप पुरखों के अवदान को हमको तो याद की स्मरण करना चाहिए। यही हम सबको बताते हैं, जो छात्र आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, उनके अवदान को न भूलिए। जी। तो सुरेश जी, आप हैं यहाँ पे? हाँ, है ना। हाँ, आपसे एक सवाल जी सर। आपसे एक सवाल पूछना था इस समय कि आप तो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और आजकल ये संग्रहालय आप बाबूलाल जी के साथ आप चलाते हैं, तो आपकी अपनी जो लोग आके देखते हैं और इससे मतलब आगे जाके कुछ भी वो करते हो, तो ऐसे कोई उदाहरण है जो इस संग्रहालय, मेरा सवाल ये है कि संग्रहालय को देख के लोगों का
कौन सी कल्पना चालू हो जाती है कि आपको लगता है कि हाँ, इससे कोई एक हमें आशा मिलती है कि ऐसे इस तरह की जानकारी इकट्ठे करने से कोई फायदा भी दिखते हैं? सर, जो जानकारी लोग लोग हमसे जानकारी लेते हैं, वो प्रसन्नता व्यक्त करते कि आपने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, और अपने उपकरण जो उनके घर में वो देने की बात भी करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो उसको दोबारा जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि मतलब आपको नहीं लगता कि वो दोबारा अपने जीवन में ले आएंगे। तो फिर मेरा सवाल ये बन जाता है कि इस तरह के जो हम संग्रह बनाते हैं, इसके पीछे फिर हमारी मतलब रुचि तो है, और इसका मतलब क्या निकल सकता है? मतलब ये है कि सर, हम अपने पूर्वजों द्वारा जो बनाए गए उपकरण है, उनका संकलन कर रहे हैं, उनको सहेज के रख रहे हैं कि लोग देखें, महसूस करें कि हमारे पूर्वजों ने किस परिस्थितियों में किस तरह का काम किया है, किस तरह का संघर्ष किया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे जिसे जो जैसे अपने यहाँ कुर्सी के पहले मचिया होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसे पीढ़ा कहा जाता था, इस तरह की चीजें जो है लोग घर में उपयोग कर सकते हैं। तो वो जो बढ़ई या अन्य जो शिल्पी हैं, उनको रोजगार मिल सकता है नए तरीके से करके। मतलब उसके अलावा मेरे ये मेरे को कभी कभी लगता है कि आज से 50 साल पहले ट्यूबवेल मान लो इतनी तो थी नहीं, तो लोगों जी को जी पानी इकट्ठा करने के मतलब आपको जो नेचुरल पानी होती है, भले बारिश से हो या नदी से, उसी को इकट्ठा करके उसी को इस्तेमाल करना था। क्या जी जी उस तरह के उस तरह की आ, समाज मतलब जो स्थिति थी पृथ्वी में, और आज जो स्थिति फिर से बन रही है, इन दोनों में अगर हम कुछ मेल देखते हैं, तो क्या पुरानी पद्धति को हम फिर से कर सक मतलब सकते हैं, और ये कलेक्शंस फिर अ, उसमें मदद कर ये सकती हैं? इस तरह की, जैसे देखिए, मिट्टी के बर्तनों में पहले खाना बना करता था, बहुत पहले, ठीक है ना। आज क्या है कि आज मिट्टी के बर्तन पुनः लोग उपयोग में ला रहे हैं नए नए तरीके से, जैसे मिट्टी की कढ़ाई है या अन्य बर्तनों में खाना बनाने लगे कुछ लोग। तो इस तरह जो है उपयोग में उनको लाया जा सकता है, उनका विकास हो सकता है नए तरीके से उनको बना के। मतलब एक तो एक बर्तन के हिसाब से अगर हम सोचें, पर अगर हम मतलब अगर हम उससे हटके थोड़ी सी मतलब आ, ज्यादा वर्ग ज्यादा एरिया देख लें, जैसे इलाके में मतलब पानी कैसे बचाना, तो क्या म्यूजियम में इस तरीके कोई औजार हो सकते हैं जो ये याद दिलाएं कि पहले पानी को कैसे इकट्ठा करते थे? नहीं, म्यूजियम में सर वो मिट्टी के बर्तन वगैरह वही हैं जो घर में उपयोग होते थे, और तो जल संरक्षण के लिए कोई ऐसे वो है नहीं सर। जैसे पुराने कबेलू में मतलब कबेलू के डिजाइन भी तो ऐसे होते थे कि उनको पानी एक साइड से निकाल के कर दें। जो आज का कबेलू है उसको ड्रेन मतलब जिसको ड्रेन में ले जाते हैं पानी, उसी को तो इकट्ठा किया जाता था पहले बारिश की पानी। तो नहीं, पहले जैसे कुएं कुएं का उपयोग होता था, तो ये रहट होते थे और ढिगुडी वगैरह इस तरह के होते जो पानी खींचने के काम आते थे। आज बोरिंग का हो रहा है, तो म्यूजियम में तो ऐसे उपकरण नहीं है, लेकिन लोगों को जल संरक्षण के लिए जन जागरण तो किया जा सकता, बताया जा सकता अलग से उनको। म्यूजियम में ऐसा कोई उपकरण तो है नहीं सर। तो ये अच्छी बात है कि बगैर म्यूजियम में उपकरण नहीं है, पर कम से कम सवाल अगर ऐसे आते हैं आपके सामने, तो हाँ ये जी जी जी। तो उन सवालों का जवाब देने में मतलब आप दिखा सकते हैं कि कैसे किस तरह के अनाज होते हाँ थे, जी जी कम जी। पानी वाले होते थे हाँ जी वगैरह, जी। हाँ, है ना? नहीं तो हमारे जो देखिए, जहां तक खेती की सवाल है, खेती में तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए या जैव विविधता संरक्षण के लिए हम परंपरागत खेती को पुनः अपनाएं, और बीमारी से भी बचा जा सकता है। उससे जो बीमार तमाम लोग होते हैं, रासायनिक खेती के दुष्परिणाम है, वो भी हम लोगों को बताते हैं। और काफी लोग हमारे यहाँ से बीज भी ले जाते हैं घर के खाने के लिए, एक दो बंधियों में बोते भी हैं देसी
देसी धान वगैरह। एनी अदर क्वेश्चन, और किसी, एनीवन एल्स, और कोई सवाल है क्या? ये चैट विंडो पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा टाइम भी लगभग खत्म हो चुका है, पर मैं सिर्फ आखिरी कुछ सवाल, नहीं तो क्योंकि मेरे सामने एक सवाल है, पर मैं उसको फिर आखिरी सवाल के तरीके से इस्तेमाल करें, और ये है कि अगर हम ऐतिहासिक औजार, ऐतिहासिक बीज और ऐतिहासिक पारंपरिक तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लोगों को बताएं, तो आजकल जो एक पूरी कृषि जगत पे बात चल रही है, पारंपरिक खेती आपने जिसका जिक्र किया अभी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब तो पहले होता ही था, तो उनमें होने वाली हाँ, जो होता सर। तरीके थे, वो अगर हम तरीकों के बारे में फिर से सामने बातें ले आए, तो म्यूजियम का एक बहुत अहम रोल बन जाता है कि ये उन तरीकों को फैला सकती है ना? जी जी जी। क्या कि परंपरागत ओके। खेती की बात अगर आप करें हम्म, तो जो आज की खेती है और जो परंपरागत खेती, इसमें धरती आसमान का अंतर है। आज की खेती हमको जो है पूरी बाजार की खेती हो गई, जो बाजार मांगता है हम वही अनाज बोते हैं, और बीज खरीदने से लेके फसल काटने तक हमको रासायनिक खाद या कीटनाशक या अन्य रोगनाशक रासायनिक उत्पादों को उपयोग करना पड़ता है। इसलिए कि हम अगर हाइब्रिड बीज बाजार से खरीद के लाते हैं तो हमें उनके साथ रोग और कीड़े मुफ्त में मिलते हैं, इसलिए कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी मजबूत नहीं होती जैसा कि परंपरागत अनाजों में होती है। हमारे जो खेत हैं जहां 200 प्रकार की धान लगी है, बगल में जो खेत है वहां हाइब्रिड धान लगी है, उसमें रोग भी लगते हैं, कीड़े भी लगते हैं। और जो हमारी धान है उसमें कोई रोग नहीं लगता, कोई कीड़े नहीं लगते, तो हमको रासायनिक कीटनाशक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रासायनिक खाद हम डालते नहीं, इसलिए कि वो गोबर की खाद से ही फसल तैयार हो जाती है। रासायनिक खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो हमारी जो लागत है वो भी कम आती है, और साथ में हमको मतलब पर्यावरण का संरक्षण होता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है। अभी जो हमारी धान की फसल है उसमें तरह तरह के कीट, जो हमारे मित्र कीट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और आप मैंने 15-20 साल से हमारे खेत में रासायनिक खाद या कीटनाशक नहीं पड़े, तो आप समझ लीजिए जो केंचुए होते हैं, जो मुफ्त के हलवाहा कहे जाते हैं, हमारे जमीन में केंचुए भी हैं। जी। और तुम कनेक्टेड, मेरे को एक तुरंत सवाल जो आता है वो ये है कि आसपास के किसान जिनके वहाँ कीड़े लगते हैं और उन्होंने आपके खेत में देखी है, क्या उनमें से कुछ लोगों ने कम से कम अपने घर के लिए आपसे लिए हुए बीज वगैरह कुछ अपनाए हैं, जो बाजार के? हाँ, दर्जनों किसान है सर आसपास के। जी, क्या क्या है बताएं? कि दर्जनों किसान ऐसे, हमारे गांव में दर्जनों किसान ऐसे हैं जो अपने घर में खाने के लिए परंपरागत धान बोते हैं, हमारे यहाँ से बीज ले जाकर। तो एक तरीके से उन किसानों ने बाजार के लिए खेती और घर के लिए खेती को अलग कर रखा है। हाँ जी हाँ। तो ये एक शुरुआत है, मतलब ये एक तरीके से पहले ये करते थे क्या ऐसा काम? हाँ जी जी। नहीं, पहले तो एक जमाने में, आज से 30-40 साल पहले तो हर किसान माने परंपरागत खेती करता था। तब बैल से खेत की जुताई होती थी, और वो जो जानवरों की माने गोबर होता था उससे खाद भी होती थी। तब कोई खाद बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज जो है, आज बिना जो आज नए तो हरित क्रांति के आने के बाद पहले तो सारे किसान उस तरफ चले गए, आकर्षित हुए कि मतलब यहाँ पे कुछ पैसा ज्यादा मिलेगा, पर उसके बाद कुछ बदलाव आने लगा है, आपने देखा है आपके उसमें? सर बिल्कुल बदलाव आ रहा। मैं आपको बताऊं कि अभी 10 साल पहले तक करीब 20 साल हमारे ये सतना जिला के, हम पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बहुतायत मात्रा में होती। मौसम, उसके बाद मौसम जब साथ नहीं दिया, अब जैसे
अनियमित बारिश हो रही है, कभी अधिक बारिश हो जाती, कभी बारिश होती ही नहीं है। तो हमारे खासकर सतना जिले में काफी कम किसान सोयाबीन की बोनी कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 10 साल बाद लोग हाइब्रिड धान को छोड़ के परंपरागत धान अपनाएंगे, मुझे विश्वास है। जैसे इस साल हमारे सतना जिले में पानी बहुत कम बरसा है, लेकिन जो हमारी धान है वो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो हाइब्रिड धान थी वो पहले ही सूख गई है, तो उनमें उत्पादन तो होना नहीं, किसान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो अनियमित जो मौसम चल रहा है आजकल, उसमें ये हाँ जी, हमारी पारंपरिक खेती है वो शायद कुछ हमें मदद कर सकता है। जी हाँ, ये परंपरागत खेती क्या है कि जलवायु जिस तरह की है उस तरह वो पक जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाइब्रिड धानों में क्या है कि वो समय के हिसाब से पकती है। अगर 120 दिन की धान है तो 120 दिन में ही पकेगी, भले ठंड जल्दी आ जाए लेकिन वो 120 दिन में ही पकेगी। तो उत्पादन अपने आप उसका घट जाता है, किसान कितना खर्च करता है और किसान को बहुत ज्यादा उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए किसान अब धीरे धीरे अब पुरानी पद्धति की ओर लौटने की सोच रहा है। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 10-12 साल में ये स्थिति दिखने लगेगी। ये आपने मतलब बहुत बढ़िया बताया है, और हमें एक तरीके से हमें लगता है कि शायद इस तरह के संग्रह बनाना से यही है कि शायद ये खबर और फैले कि ये जो अनियमित व्यवस्था मौसम की और हवा पानी की बन रही है, इसमें हमारा रास्ता हमारे परंपरा ही दे निकाल सकती है। सर, इसमें एक समस्या ये है कि सरकारी तौर पर परंपरागत खेती के लिए प्रोत्साहित किसानों को नहीं किया जा रहा है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब आधुनिक खेती की हैं। ट्रैक्टर में सरकार सब्सिडी दे देती है, लेकिन छोटे जैविक खेती करने वाले कोई सब्सिडी की योजनाएं ही नहीं है विभाग के पास। सबसे बड़ी समस्या तो है कि सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। ये तो ये भी बहुत मतलब अगर एक संग्रहालय के नेटवर्क जो हम लोग संगम के नाम से हम शुरू कर रहे हैं, हम लोग यही एक प्रस्ताव दे सकते हैं कि हाँ जी, पारंपरिक जैविक खेती के लिए अगर कुछ प्रोत्साहन मिले सरकारी रूप में तो शायद किसानों को मदद मिल सकता है। जी, ठीक, तो अगर सरकार प्रोत्साहित ही कर दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो इसी इसी अगर 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 हम लोग सब मिलकर यही काम करें कि कम से कम सरकार के ऊपर, सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे, तो शायद ये बहुत बड़ा काम बन सकता है। जी, धन्यवाद बाबूलाल जी, धन्यवाद सुरेश जी, आप दोनों का मिलकर बहुत अच्छा लगा।